हेलो फ्रेंड, इधर उधर की बातें इग्नोर करते हुए सबसे पहले आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत ही खास और ज़बरदस्त होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद से इसका प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूले, जो कि अगले वीडियो में इसका पूरा फुल क्लासेस है, जो कि पूरा प्रैक्टिस सेट है इकोनॉमी का, और वह लगाएंगे तभी जाके ये आपका क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्लास को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले कमेंट करिएगा इसके अगले पार्ट के लिए। तो चलिए इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। जो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और जो आज का सेक्शन होने वाला है वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इतने बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये इतना स्पेशल, इतना खास वीडियो है। आज का टॉपिक इतना मस्त है जो कि आपको पता चलेगा वीडियो में जाके। तो चलिए सबसे पहले आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या होता है, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि पता चलेगा कि इकोनॉमी के अंदर होता क्या है। इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्टली हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आज का टॉपिक क्लियर होगा हमारा इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों को वीडियो एंड तक देखना है, जो कि बहुत ही मेहनत और बहुत समय से सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करने के बाद एक वीडियो बना है, जो कि बहुत ही समय और बहुत ही मेहनत लगा है। तो चलिए सबसे पहले आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स होता क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ये बहुत ही खास है हमारे पेपर के लिए। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले बता दूं कि आप अपने पास पेन और पेपर लेके बैठे, ताकि कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आए आप उसे नोट कर सके या स्क्रीनशॉट कर सके, और पूरे वीडियो को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था क्या होता है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो यह दो पार्ट में बटा हुआ है, जो कि सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज, असीमित इच्छा, अनलिमिटेड डिजायर्स। तो इसका हो जाएगा सीमित इच्छा एंड सीमित संसाधन। यह दो पार्ट में बटा हुआ है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था दो पार्ट में बटा है, लिमिट रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड डिजायर। तो इसका दो पार्ट में बटा हुआ है, और इसका दो पार्ट और है, जो कि संसाधनों का प्रबंध एवं वितरण को कहते हैं। संसाधनों का प्रबंध एवं वितरण, ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है। सैद्धांतिक अध्ययन और व्यवहारिक अध्ययन, इसे दो तरह से अध्ययन करते हैं, जो कि सैद्धांतिक अध्ययन और व्यवहारिक अध्ययन, यह दो पार्ट में बटा हुआ है। और सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन हो, जैसे कम संसाधन में ज़्यादा उत्पादन हो, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, जो कि सबसे पहले एक पुस्तक का विमोचन किए थे, जो कि पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। यह एडम स्मिथ हैं, जो कि अपना बुक प्रकाशित किए थे 1776 में। और भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, भारत के अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया है। तो चलिए इस सब के बारे में आगे और डिटेल से जानेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सैद्धांतिक अध्ययन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, व्यवहारिक अध्ययन अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स। जो कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का ही पार्ट है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का हो जाएगा न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन। जब बढ़ जाती है, उत्पादन जब आवश्यकता से ज़्यादा होती है या अधिक होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में जब कम रिसोर्सेज में अधिक उत्पाद होने लगे, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि कोई भूमि हो, बहुत छोटी सी भूमि हो, और उस पर बहुत बड़ी लंबी फैक्ट्री लग जाए, जैसे कई फ्लोर वाले, उसे कहेंगे अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जो कि कम साधन में अधिक चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है, उत्पादन हो रहा है, जो कि अर्थशास्त्र का एक एग्जाम्पल है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये
पूरे इमेज को स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे है अर्थव्यवस्था के बारे में सभी लिखा हुआ है, जो कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादनों के क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, सब इसमें अर्थशास्त्र के जनक और ईस्वी भी लिखे हुए हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन होते हैं? अर्थशास्त्र के जनक जो कि एडम स्मिथ हैं, और इन्होंने एक पुस्तक के बारे में विमोचन किया था। 1776 में एक पुस्तक प्रकाशित किए थे, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन है। उन्होंने कर का भी सिद्धांत दिया है, जो हमारे विश्वसनीय है। यह हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं, विश्वसनीय अर्थशास्त्र के। और जो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ वह कर का सिद्धांत भी दिए हैं। और सबसे पहले यह बता दें कि एडम स्मिथ हैं कहाँ के? यह स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्रीय हैं। इन्होंने अपने जो बुक को प्रकाशित किया था उसमें सभी योजनाओं के बारे में भी लिखे हैं, जो कि पंचवर्षीय योजना हो जाए या योजना आयोग हो जाए, कोई भी योजना आयोग, कर या टैक्स, सभी के बारे में उन्होंने सबसे पहले ही अपने पुस्तक में लिखा था। और यह स्कॉटलैंड से हैं, अर्थशास्त्रीय हैं। तो चलिए और आगे के कुछ अच्छे सोर्सेज जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र का क्षेत्रफ। अर्थशास्त्र का क्षेत्रफ किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्रफ उसे कहते हैं अगर अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में अगर हम कोई भी पूंजी की या आय के बारे में बात करते हैं, उसे क्षेत्रफ कहते हैं। अर्थशास्त्र के भाषा में बोले तो अर्थशास्त्र के भाषा में क्षेत्रफ को आय कहा जाता है। आय के माध्यम को क्षेत्रफ कहते हैं। और क्षेत्रफ 3 भागों में बटा हुआ है, 3 पार्ट से बटा हुआ है। हम क्षेत्रफ को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। क्षेत्रफ के बारे में जानने से सबसे पहले आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब तक क्या कर रहे हो? हमारे नए वीडियो के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का देखते हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्रफ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के क्षेत्रफ के बारे में। अर्थशास्त्र में आय के माध्यम को क्षेत्रफ कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत शॉर्ट ट्रिक में लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं अर्थशास्त्र का क्षेत्रफ। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी 3 पार्टों में बटा हुआ है, जो कि पहला है आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, कार्य के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे, तो इन सभी को याद करने के लिए सबसे आसान तरीके और सबसे इजी तरीके से इसे 3 शॉर्ट तरीके से हम याद करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है स्वरूप, शर्त और स्वामित्व। इस तरीके से याद करते हैं। पहले को जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर है, यह स्वरूप है और यह 3 भागों में बटा हुआ है। और दूसरा कार्य के आधार पे ये शर्त है, जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। और स्वामित्व के आधार पे, जो कि स्वामित्व है, और यह 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो इस सब पार्ट को, इस सब भाग को आगे देखेंगे, जो कि यह कई सारे पार्ट में बटे हुए हैं। यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यह तीनों के अलग अलग पार्ट इस तरीके से हैं। स्वरूप का 3 पार्ट है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसे टर्सरी कहते हैं। इसी तरीके से कार्य के आधार पर जो शर्त है, इसका है पहला संगठित क्षेत्र, दूसरा है असंगठित क्षेत्र। उसी तरीके से तीसरे पार्ट का स्वामित्व का पहला है सार्वजनिक, जो कि सरकारी कहते हैं, दूसरा निजी क्षेत्र, जिसे हम प्राइवेट के नाम से जानते हैं, और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, जिसमें दोनों लोग का समूह होता है, जो कि चौथा है सहकारी, इसे कोऑपरेटिव कहते हैं। इसमें कई लोगों का संस्था होता है, जो कि एक दूसरे से मिले होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन सभी को बारीकी से एक एक करके सभी को अच्छे से देख लेते हैं, डीपली देख लेते हैं। तो सबसे पहला है स्वरूप, जो कि स्वरूप में 3 पार्ट है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राथमिक में क्या होता है? प्राइमरी में जब कोई कार्य सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो, नेचर से जुड़ा हो, नेचुरल से जुड़ा हो, वह जो नेचुरल रूप से कार्य किया जाए, स्टार्टिंग से किया जाए, वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे कि कोई कृषि करता है, वह सबसे पहले प्राकृतिक है, नेचर है, जो कि कृषि या पशुपालन, मत्स्य या खनन, जैसे कोई भी कोयला खदान, कोई भी पेट्रोल आदि कोयले खदान या धरती से निकलते हैं, वह प्राथमिक में जाते हैं। वह प्राकृतिक नेचर हैं, जो नेचर से निकलते हैं, उसे कोई बनाया नहीं है, वो ऑटोमेटिक निकलते हैं, जो कि प्राकृतिक में वो बसे हैं। उसे प्राकृतिक यानी कि प्रथम
क्षेत्र में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, प्राइमरी में रखते हैं। तो प्राइमरी का ये है। अगला है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में विनिर्माण का कार्य होता है। इसमें कारखानों के शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण का कार्य होता है। सेकेंडरी में निर्माण तथा विनिर्माण का कार्य होता है। जैसे एग्जाम्पल है आटा की चक्की हो जाए, जैसे कि कोई भी गेहूँ है उसे अगर मशीन में दिया जाता है तो वो वहाँ पे दोबारा से उसका प्रोसेस हो रहा है तो उसे विनिर्माण कहते हैं, निर्माण कहते हैं। वह द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और खेत से गन्ना उत्पादन हुआ है जो कि प्राथमिक है। और अगर वो कोई भी मशीन में जाता है, जैसे उसका रस निकलता है, जूस निकलता है, तो वह क्या हो गया? वो द्वितीयक में जाएगा मशीन में, तो द्वितीयक हो जाएगा। और जैसे कोई भी कार्य जैसे फैक्ट्री में हो रहे हैं, जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ सबसे पहले खेत से निकला जो कि प्राथमिक है। सबसे पहले प्राथमिक में से तो उत्पादन हुआ, लेकिन वो जाके कहाँ पे उसका विनिर्माण होगा, उसका कोई भी वस्तु बनेगा, कहाँ पे बनेगा? जैसे कि आटा बनता है तो वो कहाँ बनेगा? वो आटा चक्की में बनेगा। तो आटा चक्की क्या हो गया? तो आटा चक्की हमारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। ऐसे ही चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्री में कोई भी वस्तु बनता है, जैसे फैक्ट्री सर्विस हो जाए या कोई भी मशीन इत्यादि हो जाए, गन्ना की मशीन हो जाए, आटा चक्की हो जाए, या कोई भी कार्य में जब भी निर्माण का कार्य होता है उसे द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। यह द्वितीय क्षेत्र का पूरा फॉर्मूला है। तो द्वितीय क्षेत्र का ये हो गया। तृतीयक में चलते हैं, जबकि टर्सरी है। टर्सरी में क्या होता है? इसमें नौकरी, व्यापार, जैसे कोई भी कार्य में सेवा हो, जिससे सेवा से शामिल हो, दुकान से शामिल हो, जैसे कि बड़े बड़े दुकान, जैसे कि इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा के कुछ शामिल रहते हैं। जैसे कोई परिवार हो या परिवहन हो, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, कम्युनिकेशन, ये टर्सरी में आता है। जो कि टर्सरी के अंदर बैंक भी आ जाएगा, शिक्षा, नौकरी, जहाँ भी कोई सेवा से कार्य जुड़ा हो उसे हम टर्सरी में रखते हैं। तो आगे अब देखते हैं शर्त। शर्त में सबसे पहला है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में शर्त हो, जैसे कि वेतन हो, नौकरी हो, समय निश्चित हो, संगठित हो, जैसे कि जिस नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों निश्चित हो, शर्त, समय और छुट्टी अवकाश तीनों निश्चित हो, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा कंपनी हो गई या और बड़े बड़े कंपनियां हो गए, जिस कंपनियों में शर्त हो, जैसे कि छुट्टी निश्चित हो उन लोगों की, या वेतन निश्चित हो, टाइमिंग निश्चित हो, यह तीनों जिस क्षेत्र में निश्चित होता है वो संगठित क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि सरकारी नौकरी हो जाए संगठित क्षेत्र में, और सार्वजनिक रोजगार जैसे रेलवे तथा सेना का कार्य और दिया गया, जैसे सरकारी नौकरी सारा हमारा आ जाएगा, इसी में संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। तो अगला है शर्त का दूसरा नंबर, जो कि असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें नौकरी का समय, वेतन, जैसे कि संगठित क्षेत्र का अपोजिट है, यह एकदम उल्टा है। इसमें कोई भी टाइमिंग निश्चित है नहीं है, कोई भी छुट्टी निश्चित नहीं है, या इसमें कोई वेतन निश्चित नहीं है। इसमें कोई भी समय, वेतन, छुट्टी तीनों ही अनिश्चित रहती है। यह भारत की सार्वजनिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में आती है। जो कि सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग है। जो कि कपड़ा के क्षेत्र में जितने भी सारे व्यापार चलते हैं, उद्योग चलते हैं, या फैक्ट्री, दुकान है कपड़े के, वहाँ पे कोई भी संगठित वहाँ पे कार्य नहीं होते हैं, वह सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि प्राइवेट हो गया, कृषि हो गया, दुकान हो गया, यह सब तीनों असंगठित क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी समय निश्चित नहीं होता है। कृषि ही आपका ले लो, कृषि में कोई समय निश्चित है, इसमें कब बारिश होगा, कब बारिश नहीं होगा, फसल किस टाइम सूखा हो जाएगा, किस टाइम नहीं सूखा होगा, और किस समय किसानों को बहुत मुश्किलें भी आ जाती हैं अगर ज़्यादा सूखा पड़ जाए तो। इसीलिए इसमें कोई भी समय या कोई भी वेतन निश्चित नहीं है। कभी कभी किसानों का कृषि में सबसे फ़ायदा भी हो जाता है, बहुत घाटा भी हो जाता है। तो इसी से ये पता चलता है कि इसमें कोई भी नियम नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। तो यह संगठित क्षेत्र में आएगा। कोई भी प्राइवेट दुकान, जैसे इजी वे में मान लो कि छोटे छोटे जितने ही कंपनियां हैं, छोटे छोटे जो भी कारखाने या कोई भी कार्य है, दुकान है, कोई भी व्यापार है, वो सब असंगठित क्षेत्र में आएगा। और मेन इसका फॉर्मूला है नौकरी का सबसे पहले वेतन, समय और छुट्टी जिसमें निश्चित नहीं होता है वह असंगठित में आता है, और यह तीनों जिसमें निश्चित होता है वह संगठित में आता है। तो यह तीनों सिंपल है याद करने का।
अगला है सार्वजनिक क्षेत्र, जो कि स्वामित्व का सबसे पहला पाठ है। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र को सबसे पहले समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उसे कहते हैं जैसे कि सरकार को कहते हैं, जिस पे सारा अधिकार सरकार को होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। इस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है, इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र कहिए या पब्लिक सेक्टर कहिए, दोनों एक बात है। और यह क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार होता है ना, सबसे पहले जनता समाज का कल्याण के बारे में, विकास के बारे में सोचते हैं। इसीलिए तो वो नए नए स्कीम भी लाते रहते हैं समाज के लिए, विकास के लिए कोई भी योजना लाते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र को पब्लिक सेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह सबसे पहले विकास और समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी पब्लिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? पब्लिक सेक्टर की यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? यह रेलवे तथा महारत्न है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है और यह सबसे पहले समाज कल्याण और विकास के बारे में सोचती है। तो इसका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को लिखना है तो मैं इसे बहुत ईजी वे में बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है, इसे पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है और सबसे पहले यह सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रेलवे तथा महारत्न है। तो इसका पूरा थ्योरी हो गया। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है निजी क्षेत्र, जो कि स्वामित्व का दूसरा है। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र किसे कहते हैं? निजी क्षेत्र प्राइवेट को कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड को कहते हैं। निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट, इस पे अधिकार रहता है, इस पे पूरी तरह से प्राइवेट का अधिकार रहता है। जैसे कि इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यापार का हाथ हो, जैसे कि निजी व्यापार का मतलब प्राइवेट का हो, इसे क्या कहते हैं? इसे प्राइवेट यानी कि पीवीटी कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह सबसे पहले अपना लाभ ढूंढता है, सबसे पहले अपना लाभ देखता है। जनता कल्याण या जनता विकास से इसको कोई मतलब नहीं रहता है, प्राइवेट का वैसे भी नहीं है। और आप लोग देख भी सकते हो वर्तमान में, या ये निजी क्षेत्र का जो है, निजी क्षेत्र का यही उद्देश्य रहता है कि कैसे लाभ कमाना है, कैसे फ़ायदा कमाना है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आप लोग देख सकते हो। तो पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जैसे कि पूंजी का मतलब निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ये रिलायंस है और टाटा भी है। इस क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी टाटा और रिलायंस को बांट सकते हैं। निजी क्षेत्र क्या करता है? सबसे पहले तो अपना लाभ देखेगा। और सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार है, सरकार सबसे पहले विकास और कल्याण के बारे में सोचता है। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं वह पहले अपना लाभ देखते हैं, उसके बाद से कुछ कार्य करते हैं। तो इसका निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट हो गया। और अगला है स्वामित्व का तीसरा पार्ट, संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें दो लोगों का पार्टनरशिप हो, दो लोगों का साथ हो, उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। इसे ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं या इसे पीपी भी कहते हैं। ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर को संयुक्त क्षेत्र और पीपीपी तीन नामों से जाना जाता है। संयुक्त क्षेत्र कहते किसे हैं? जिसमें दो लोगों का पार्टनरशिप हो, दो लोगों का साझेदारी हो, उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। अब समझ लेते हैं संयुक्त क्षेत्र को आसान तरीके में समझें। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक दोनों मिल के कार्य करें तो उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, अतः इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि पीपीपी है ना, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें दोनों लोगों का साझेदारी होता है, जो कि सरकार का और प्राइवेट का, यह दोनों मिल के कोई भी कार्य करते हैं। यह वर्तमान में भारत में सबसे तेज़ी से क्या बढ़ रहा है? वर्तमान में जो कि भारत में पीपीपी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका विकास हो रहा है वर्तमान में, जो कि हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले इसको आसान तरीके से समझते हैं। वर्तमान में पीपीपी जो बढ़ रहा है, इसका विकास हो रहा है। इसका सबसे बड़ा विकास क्या है? उदाहरण क्या है? मेट्रो है। मेट्रो को हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कह सकते हैं, जिसमें सरकार और निजी का दोनों का हस्तक्षेप है, दोनों का साझेदारी है। और सबसे ज़्यादा की जब दोनों का साझेदारी होता है तो सबसे ज़्यादा हक होता है निजी का होता है, प्राइवेट का सबसे ज़्यादा हक होता है, सार्वजनिक का यानी कि सरकार का नहीं होता है। स्वामित्व का एंड आखिरी पार्ट है जो कि सहकारी कहते हैं, इसे कोऑपरेटिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कई लोगों का एक समूह होता है। इसमें कोऑपरेटिव का मतलब जैसे छोटे मोटे स्कीमों के लिए इसमें सरकार सहायता प्रदान करती है जनता को।
इसमें क्या होता है कि जब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक सरकार देती है उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। जैसे कि छोटे मोटे स्कीम हो जाए या कोई भी अगर कोई भी गांव में कोई भी छोटे मोटे स्कीम या कोई भी वस्तु ज़्यादा उत्पादन हो रही है उसे एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने में सहायता करने वाले सरकार को इसी कोऑपरेटिव के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे बड़ा क्या है, बैंक है। बैंक कोऑपरेटिव है का संचालन कई लोगों के समूह द्वारा होता है। इसमें एक व्यक्ति नहीं कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि हर एक जगह अलग अलग संस्था में अलग अलग लोग होते हैं, एक कार्य के लिए बहुत सारा समूह बना रहता है और इसमें पूरा सरकार दिशा निर्देशक देता है, पूरा सरकार का हक होता है, वही सब कुछ इसमें कार्य करवाता है, इसीलिए इसे कोऑपरेटिव भी कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो अभी बहुत सारे टॉपिक आगे हैं तो हम उसे आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन सभी टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। हम बहुत मेहनत करते हैं आप सभी को लिए और अपने लिए भी, ताकि सभी को बहुत फ़ायदा इससे मिल सके। तो चलिए इसको बहुत अच्छे रिवाइज कर लेते हैं जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसका अगला पार्ट अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, उसके बाद हम अगला वीडियो भी लाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्वरूप का कौन सा है, प्रथम प्राइमरी जो कि प्राइमरी प्राकृतिक से जुड़ा होता है। दूसरा जो है वो हमारा विनिर्माण से जुड़ा होता है। तीसरा टर्सरी में क्या होता है, वो सेवा से जुड़ा होता है, जिसमें सेवा हो उसमें टर्सरी में आता है। अगला है हमारा शर्त जो संगठित बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, सरकारी नौकरी आती हैं, और असंगठित में जिसमें कोई भी शर्त नियम लागू नहीं होता है, इसे असंगठित कहते हैं। अगला है स्वामित्व जो कि 4 पार्टों में बटा हुआ है। सार्वजनिक जो कि सरकार है, सरकार का अधिकार होता है, और निजी जो कि प्राइवेट होता है, इस पे पूरी तरह से प्राइवेट का अधिकार होता है। इसे हम कह सकते हैं प्राइवेट वाले अपने लाभ के लिए भी कोई कार्य करते हैं। और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र जिसे हम पीपीपी या ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। और चौथा है सहकारी जिसे कोऑपरेटिव कहते हैं, जिसमें कई संस्थाओं का समूह होता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, हमने दोबारा भी रिवाइज कर लिया। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर अगला वीडियो आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।